हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और साथ के साथ अपने सिलेबस को भी कवर कर रहे होंगे। हम अपने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट की वीडियो नंबर 3 में आ चुके थे, जिसका टाइटल था सॉल्ट्स। हमने एसिड्स को पढ़ लिया था, हमने बेसिस को पढ़ लिया था, हमने एसिड्स के टाइप को पढ़ा और बेसिस के टाइप भी सेम एसिड्स के टाइप की तरह ही होते हैं। अब बारी आती है सॉल्ट्स की। देखिए, हम सभी ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सुना था। एसिड्स में भी हमने जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझा, और बेस के अंदर भी जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझा तब भी वहां पर हमने देखा कि एसिड और बेस कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस दे रहे थे जिसे हम सोल्ट कह रहे थे। अब उसी सोल्ट को पढ़ने का टाइम आ चुका है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं बिना देरी करें, तो सोल्ट्स बेसिकली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सब्सटेंस को मिक्स करने से बनता है। मींस एक एसिड होगा जिसके पास नेगेटिव सब्सटेंस होगा, एक बेस होगा जिसके पास पॉजिटिव सब्सटेंस होगा। दैट मींस कि एक सोल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना है। पॉजिटिव पार्ट जनरली मेटल का होता है। जैसे अगर मैं सोल्ट, नॉर्मल सोल्ट की बात करूं NaCl, तो ये कौन है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो पॉजिटिव पार्ट जनरली मेटल का होता है। और जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि एसिड नेगेटिव पार्ट को कंटेन करता है, पॉजिटिव पार्ट को बेस कंटेन करता है, वैसे ही पॉजिटिव पार्ट को बेसिक रेडिकल बोलते हैं क्योंकि वो बेस का हिस्सा है। देखिए, जब भी एक कंपाउंड टूटता है अपने आप से, जब भी एक कंपाउंड होमोलिटिक क्लीवेज करता है, तो होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से बीच का बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है। बस आधा बॉन्ड इसके पास, आधा बॉन्ड इसके पास, तो आधा आधा बॉन्ड टूटने वाली स्ट्रक्चर को रेडिकल बोलते हैं। जैसे NaCl है, NaCl किसी फोर्स की वजह से आपस में जुड़ रहे होंगे जिसे आप बॉन्ड कह रहे हो। अब आधा बॉन्ड इधर चला गया और आधा बॉन्ड इधर, इसे रेडिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बस इस रेडिकल स्ट्रक्चर को बता रहा हूं मैं कि जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है उसको बेस का रेडिकल बोला गया है, बेसिक रेडिकल की बेस का आधा हिस्सा है। जो नेगेटिव वाला है उसे एसिड का आधा हिस्सा बोला गया है, एसिड रेडिकल बोला गया है। देखिए, NaCl है, NaCl में दो कंपोनेंट है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na किसका हिस्सा था? NaOH का हिस्सा था। नहीं, NaOH क्या है? बेस है। Cl किसका हिस्सा था? HCl का हिस्सा था ना, HCl एसिड है। तो Na पॉजिटिव बेस रेडिकल है जो कि NaOH का हिस्सा है। Cl नेगेटिव एसिड रेडिकल है जो कि HCl का हिस्सा है। दैट मीन्स एक सोल्ट को बनाने के लिए आपको एसिड भी चाहिए, आपको बेस भी चाहिए। उन्हीं की रिएक्शन से वाटर रिलीज होगा और सॉल्ट प्रिपेयर होगा। अब अगर मैं जनरली सॉल्ट की बात करूं, देखिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए है, आपकी नॉलेज बिल्डअप हो इस वजह से बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि आपके सोल्ट्स नाम के टॉपिक के अंदर 5 सोल्ट आते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और POP। ये 5 जो सोल्ट्स है, बोर्ड इनसे क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड इनके साथ में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करता। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए है कि सोल्ट का अगर बेसिक पता होना जरूरी है। तो अब देखिए, जो सोल्ट्स है इसके भी टाइप है। जैसे एसिड्स के टाइप थे, बेसिस के टाइप थे, ऐसे ही सोल्ट्स के भी टाइप है। सोल्ट बेसिकली 4 तरीके का है। देखो, अभी अभी हमने क्या बात करी, एसिड बेस से मिलेगा तब सोल्ट बनेगा। जरूरी थोड़ी ना कि एसिड और बेस हर बार स्ट्रॉन्ग ही हो। हमारे पास में 2 ही तरीके के एसिड थे स्ट्रेंथ के मुकाबले में, 2 ही तरीके के बेस होते हैं स्ट्रेंथ के मुकाबले में। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। मींस स्ट्रॉन्ग वाला सेक्शन भी है और वीक वाला सेक्शन भी है। अब ये 4 टाइप कैसे बन रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल जाए तब भी सोल्ट बन जाएगा। देखिए दोबारा समझिए, क्या कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, वीक बेस भी होता है। आप लोग एक बार इसे उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। जी देखिए, मैंने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है, सेम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है,
और वीक बेस भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस हमें तो नहीं पता, हमने तो पिछली वीडियो को नहीं देखा, दोबारा से समझाइए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, वीक बेस कौन होता है। देखिए हमने क्या समझा था, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है। जब भी हमारा एसिड या बेस वाटर में जाने के बाद पूरी तरह से डिसोशिएट हो रहा है, पूरी तरह से टूट रहा है, हाई अमाउंट ऑफ वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड की पहचान क्या थी, H पॉजिटिव, बेस की पहचान क्या थी, OH नेगेटिव। एसिड कौन, जिसके पास H पॉजिटिव हो, बेस कौन, जिसके पास OH नेगेटिव हो। तो जब एसिड के वाटर के अंदर जाने के बाद डिसोसिएशन हो रहा है, वाटर के साथ में मिलने के बाद वो टूट रहा है और हाई अमाउंट ऑफ H या OH प्रोड्यूस हो रहा है, उनको तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। पर जब ये हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिल रही तब उन्हें कहेंगे वीक एसिड या वीक बेस। तो अब एसिड और बेस चार तरीके के हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से भी मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से भी। हमें तो एसिड और बेस को मिक्स करवाना है ना, तो दो पार्ट तो ये बन गए कि स्ट्रॉन्ग के साथ मिल जाए, स्ट्रॉन्ग वीक के साथ मिल जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल जाए और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिल जाए। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस के साथ मिल जाए। देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस को कंबाइन करवाना है, और एसिड भी दो तरीके के हैं, बेस भी दो तरीके के हैं। तो सबसे पहला अगर मैं पार्ट लूं कि स्ट्रॉन्ग ही एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया, ताकतवर ही एसिड ले लिया और ताकतवर ही बेस ले लिया, तो जब इनको मिलाया, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, इनको मिला दिया, सॉल्ट बन गया NaCl, जो आप रोज घर में यूज करते हो, और वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग ही एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, आपको ये चारों एग्जाम्पल समझाने में मदद करेगा। आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, आप एक राजा हैं, और आपकी जितनी सेना है ना, आप एसिड हो और विरोधी वाला पक्ष बेस है, आपकी जितनी सेना है उतनी ही बराबर सेना दूसरे के पास है। तो क्या कोई रेस जीतेगा, नहीं जीतेगा, कोई इस युद्ध को नहीं जीतेगा, दोनों ही जीरो पे आउट हो जाओगे। कंडीशन है दोनों के पास में जो लोग हैं उनकी ताकत बिल्कुल बराबर है। तो अगर आपके पास 1000 आदमी है तो सामने वाले के पास भी 1000 है। अब एक दूसरे को युद्ध में लड़वाओगे 1000 के 1000 को, तो क्या करेंगे, ये वाले 1000 इन वाले 1000 को मार देंगे और खुद भी मर जाएंगे। तो इस कंडीशन में ना एसिड बचा ना बेस बचा, बराबर वाला सोल्ट तैयार हो गया, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला सोल्ट तैयार हो गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिला और स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो जो सोल्ट बना वो एकदम न्यूट्रल सोल्ट बना। हम सोल्ट को न्यूट्रल कह रहे थे ना, पर मैं अभी यहां पर प्रूफ करूंगा कि हर बार सोल्ट न्यूट्रल नहीं होता। इसी वजह से हम सोल्ट के टाइप को पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप क्या आता है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड हो स्ट्रॉन्ग ही बेस हो, तो दोनों में से कोई भी सेना नहीं जीती ना, तो सोल्ट कैसा तैयार हुआ, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। बेस हमारे पास NaOH स्ट्रॉन्ग है बेस, एसिड हमारे पास HCl स्ट्रॉन्ग है HCl, दोनों मिलेंगे, बहुत पुराना एग्जांपल है, आपको पता है, सोल्ट तैयार होगा, वाटर रिलीज होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन में होता ही क्या था, वाटर रिलीज करना है बस। तो H इधर से आ गया, OH इधर से आ गया और वाटर रिलीज हो गया, बचा हुआ सोल्ट कैसा बना, एकदम स्ट्रॉन्ग सोल्ट बना, ना एसिडिक ना बेसिक। अब आते सेकंड टाइप पे, दोनों स्ट्रॉन्ग थे पर अब क्या करा, बेस को वीक कर दिया। एसिड को तो स्ट्रॉन्ग ही रखा, एसिड पुराने वाला ही लिया, पर बेस क्या ले लिया, वीक। मतलब एक तरफ जो आपके वाली सेना थी वो अभी भी ताकतवर है, पर दूसरी सेना कैसी होगी, कमजोर। तो अब जब दूसरी सेना से आप लड़ोगे तो आप जीतोगे। यस और नो? ऑब्वियसली जब एसिड बेस के साथ मिल रहा है, कौन से बेस के साथ, वीक बेस के साथ, तो सोल्ट तो बना, पर आपकी सेना तो अभी भी बची रह गई ना।
आपकी सेना तो बच गई क्योंकि वो स्ट्रोंग थी, उसने सारे बेस को भी खत्म कर लिया और खुद को भी बचा लिया। तो जब स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो मिलकर के सोल्ट तो तैयार होता है, पर एसिडिक सोल्ट तैयार होता है। कैसा सोल्ट तैयार हो रहा है? एसिड वाला सोल्ट, एसिडिक सोल्ट तैयार हो रहा है। ये दूसरा टाइप हो गया। एग्जाम्पल लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, हमने बेसिस की श्रृंखला में से पढ़ा था। HCl कौन है? स्ट्रोंग एसिड। इनको मिक्स करवाने पे पानी रिलीज करना है, वाटर। ये रहा H, ये रहे OH, इनको हटा दो, बचा हुआ एक तरफ लिख दो NH4Cl। ये कौन है? NH4Cl, ये एसिडिक सोल्ट है। सेकेंड टाइप हुआ। अब आते थर्ड पे। बेस वीक ले लिया, एसिड स्ट्रोंग कर दिया। अब उल्टा कर दो, अब विरोधी सेना स्ट्रोंग ले ली, बेस तो स्ट्रोंग ले लिया और एसिड कैसा ले लिया? वीक। तो अब क्या करना है? अब बेस हमने स्ट्रोंग लिया, देखो फर्स्ट एग्जांपल में स्ट्रोंग बेस कौन है? NaOH। यहां पर भी हमने वही लिया NaOH। बेस हमने स्ट्रोंग लिया और एसिड कौन सा लिया? वीक, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसको हमने एसिड्स की श्रृंखला में पढ़ा था कि ये वीक एसिड होता है। अब इनको मिक्स करके वाटर रिलीज करना है। वाटर रिलीज करने का मतलब क्या? यहां से OH, यहां से H, ये रिलीज होगा और होने के बाद में सोडियम और कार्बोनेट मिलेंगे जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बना? ये कमजोर वाली सेना, एसिड कमजोर है, इस बार बेस ताकतवर है ना। तो अब जब ये लड़ने आएगा तो जैसे पहले आप बचे थे अब ये बचेगा। तो पहले जैसे एसिडिक सोल्ट बना था, अब कौन सा सोल्ट बनेगा? बेसिक सोल्ट। तो जो तीसरा सोल्ट आया वो कैसा आया? बेसिक सोल्ट। मतलब सोल्ट तो है पर बेस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। 3 सोल्ट हो गए। अब लास्ट केस बचा वीक एसिड का और वीक बेस का। तो सीधी सी बात करें तो वीक एसिड और वीक बेस जब मिलते हैं तो हमारे पास सोल्ट भी वीक ही तैयार होता है, बहुत इजीली टूट जाता है सोल्ट। तो ये हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ सोल्ट थे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। हमारे जो 5 सोल्ट हम लोगों ने पढ़ने हैं, इन्हीं 5 सोल्ट की श्रृंखला में सबसे पहला सोल्ट आता है कास्टिक सोडा। नाम को दोबारा रिपीट करिए, क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा। जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। देखिए ये आपका पहला सोल्ट है जिसके अंदर से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि 5 सोल्ट हैं और 5 में से एक ना एक सोल्ट में से या 2 सोल्टों से भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो सबसे पहला सोल्ट कौन आ रहा है आपकी सीरीज के अंदर? कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल रहे हैं। करते हैं शुरू। देखिए जनरली अगर मैं केमिकल फॉर्मूले की बात करूं, जनरली अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो केमिकल फॉर्मूला कौन है? NaOH। देखिए साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला है NaOH। आपके पास में बोर्ड से क्वेश्चन अराइज कैसे होता है? आपके पास में बोर्ड से क्वेश्चन 3 तरीके से अराइज हो सकता है। या तो सिंपल इसका केमिकल नेम पूछ ले या इसका फॉर्मूला पूछ ले। सेकेंड थिंग, ये बना कैसे है, इसकी बनने की प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है, या लास्टली क्या पूछ ले, इसके यूज क्या है। तो किसी भी सोल्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 ही फॉर्म में आ सकता है। या तो किसी सोल्ट को कंपेयर कर दिया, या किसी सोल्ट की प्रिपरेशन पूछ ली, या किसी सोल्ट का यूज पूछ लिया। तो सबसे पहला कौन आ रहा है? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला NaOH, उसका साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बढ़ते हैं बना कैसे है। देखिए इसकी जो ये बनने वाली प्रोसेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाय नेम ये कई बार आई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बनने वाली प्रोसेस है उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ये एक बार और रिपीट करिए मेरे साथ नेम, क्या नाम है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को समझना है। क्या है इस प्रोसेस के अंदर? आपके पास में एक बीकर था, उस बीकर को ऐसे सेट करा हुआ था कि भाई इसके अंदर से सॉल्यूशन बार बार इंटरचेंज हो सकता था। सॉल्यूशन डाला और फिर बाहर निकल गया। तो क्या करा था इस सॉल्यूशन में?
क्या करा था, इस प्रोसेस के अंदर आपको ब्राइन सॉल्यूशन लिया था, नमक का पानी, आपने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, नमक को पानी में घोल लिया, नमक के पानी को क्या बोला, ब्राइन सॉल्यूशन। यहां पर पूरे में ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ था और इस प्रोसेस में क्या करा, करंट को पास करवाया गया। क्या करवाया गया, करंट को पास करवाया, ब्राइन सॉल्यूशन में से करंट को पास करवाया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव एनोड। तो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से करंट को जब पास करवाया गया तो करंट पास होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुए। हमने नमक के पानी को, जो नमक था पहले उसको पानी में डाल दिया, नमक पानी में डाला, नमक जैसे ही पानी में डाला तो दो हिस्सों में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। नमक जब पानी में गिरा तो नमक पानी में गिरते समय दो एलिमेंट्स में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। पानी खुद भी करंट की वजह से टूट रहा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था जिसके अंदर हमने समझा था कि H2O को अगर हम करंट देंगे तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि नमक टूट गया पहले Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, सोल्ट ब्रेक हो गया और वाटर भी ब्रेक होगा इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो इस प्रोसेस में ये जो वाटर है ये भी ब्रेक हुआ, ये जो NaCl है ये भी ब्रेक हुआ। अब जैसे ही करंट को पास करवा रखा था और ये ब्रेक हुए तो ब्रेक होने की वजह से तुरंत ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बनी। देखिए दोबारा से समझिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, हमने नमक का सॉल्यूशन लिया हुआ था जिसके अंदर हमने करंट पास करवाया है। तो नमक के सॉल्यूशन के अंदर से जब हमने करंट पास करवाया, 473 किलो जूल की वैल्यू को पास करवाया, तब कैथोड वाले पोर्शन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ की साथ ही क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। दैट मीन्स कि हमारा जो एक क्लोर एल्कली प्रोसेस था इसमें नमक के पानी के अंदर से करंट को पास करवाया गया और करंट को पास करवाने पर हमें हमारा मेन सोल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। और ऐसा कहा गया है कई जगहों पर कि ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस फर्दर आगे मिलेंगी और HCl बना देती हैं। मींस हमें यहाँ पर पहली स्टेप के अंदर, पहली स्टेज के अंदर तो तीन मेन कंपोनेंट्स मिल गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा वेट करते हैं तो हमें चौथा कंपोनेंट भी मिलता है जिसका नाम है HCl। अब हमने दो बातें तो समझ ली, ये बना कैसे और इसकी जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो सोल्ट तैयार हुआ इसमें खास बातें क्या हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, कैथोड पे बना, दूसरी बात हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनी जो यहां पर दिखी, तीसरी बात ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस पासिंग ऑफ टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो गई, HCl एसिड में। ये खास बातें हो गई। अब आते हैं इसके यूज पर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सोल्ट तीन ही फॉर्म में एक्सप्लेन होगा, पहला उसकी इंट्रोडक्शन, सेकंड उसकी प्रिपरेशन और लास्ट उसका यूज। तो अब आते हैं यूज पे। हमारे पास तीन कंपोनेंट आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो हमें तीनों ही कंपोनेंट के यूज पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को पहले भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा, जहां पर हाइड्रोजन गैस अमोनिया बनाने के लिए यूज हुई थी। क्या था, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया और मिलकर के हमें कौन मिली, अमोनिया। दैट मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया के अंदर कौन यूज हुई, हाइड्रोजन। सेकेंड यूज क्या है हाइड्रोजन का, हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक एडिशन रिएक्शन आएगी जहां पर हम समझेंगे कि हाइड्रोजन को
ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। मतलब ऑयल को या ऑयल के अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करवा देते हैं और वो ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी के अंदर। तो सेकंड हाइड्रोजन का यूज क्या हो गया कि हाइड्रोजनेशन में मदद कर रही है, ये हाइड्रोजनेशन करवा रही है वेजिटेबल ऑयल का, किसमें, वेजिटेबल ऑयल का वनस्पति घी में। थर्ड यूज क्या है, हमारी जो हाइड्रोजन गैस है ये बेसिकली ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में मदद करती है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये मिल करके वाटर तैयार करवा देती है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा था, जहां हाइड्रोजन है वहां पर अगर ऑक्सीजन घट रही है या हाइड्रोजन बढ़ रही है तो रिडॉक्स हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर हमने नाइट्रिक एसिड में समझा था, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो रिड्यूस का मीन्स यहां पर क्या है कि ये हाइड्रोजन जब उस मेटल में से क्रॉस करवाई जाएगी तब ये वहां से ऑक्सीजन खत्म करवा देगा वाटर बना करके। ये थर्ड यूज था हाइड्रोजन का। और लास्ट यूज क्या है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हल्की गैस है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस है, तो इस वजह से हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करा जाता है। अब आते हैं क्लोरीन के यूज पर। क्लोरीन बेसिकली हमारी जर्म्स को फिनिश करने में मदद करता है। क्लोरीन के अंदर ही क्षमता है कि वो प्योरीफाई करता है वाटर को, तो जर्मिसाइड की तरह यूज होती है क्लोरीन। सेकेंड यूज क्या है, मेन यूज है ब्लीचिंग पाउडर। अभी जो हम पढ़ने वाले इसके बाद नेक्स्ट सोल्ट ब्लीचिंग पाउडर, वो इधर से ही आगे पढ़ रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन बहुत ज्यादा यूज होती है। आप लोग यहां पर क्या देख पा रहे हो कि ब्लीचिंग पाउडर में सबसे मेन कंपोनेंट कौन है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ही आपके ब्लीचिंग पाउडर को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाता है। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज कहां हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर में। फिर अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl भी बना देगा, तो नेक्स्ट क्या, HCl की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन यूज होगा। फिर क्लोरोफॉर्म बनाने में भी क्लोरीन यूज होता है। और हमारी वायर्स के ऊपर, जैसे ये वायर है, इस वायर के ऊपर जो ये PVC की कोटिंग चढ़ी हुई है, जो कोटिंग चढ़ी हुई है, ये कोटिंग बनाने के लिए भी हम लोग बेसिकली क्लोरीन का ही यूज करते हैं। और आप सबने अपने फार्मर्स के सेक्शन में देखा होगा कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। लास्ट यूज क्या है क्लोरीन का, क्लोरीन के अंदर एक बहुत खास बात है, क्लोरीन हमारे फाइबर्स को फ्लफी बना देती है, वो इसे श्रिंक नहीं होने देती, वो इसको खुला खुला करके रखती है। तो कॉटन जैसे जो हमारे पास फैब्रिक्स है ना, ये कॉटन जैसे फैब्रिक्स वाटर के कांटेक्ट में आके सिकुड़ जाते हैं या फिर भिज जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी फाइबर्स को, उनसे बचाने के लिए भी फैब्रिक को क्लोरीन के अंदर कोटिंग किया जाता है। अब आते हैं लास्ट यूज पर, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा मेन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्लीनिंग एजेंट में यूज होते हैं। जितने भी आपके सोप्स हैं, जितने भी आपके डिटर्जेंट्स हैं, उन सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सेकंड, मेटल की डीग्रीसिंग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर क्या है, ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, वाटर के साथ मिल करके ये सोपी टच देता है, सोप जैसा टच देता है, तो इसी वजह से मेटल्स की ग्रीस करने में भी मदद करता है मेटल्स को। थर्ड यूज क्या है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ये। फोर्थ, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, हमें जो समुद्र से पेट्रोलियम मिला है उसको रिफाइन करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। फिर लास्ट सेकंड, मेकिंग ऑफ डाइज, डाइज बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। और लास्टली, लैब्स के अंदर रीएजेंट की तरह, लैब्स के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को रीएजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट सोल्ट, जो कौन था, कास्टिक सोडा, जिसका सेकंड नेम, केमिकल नेम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इन सबको उतार लीजिए, फिर चलते हैं सेकंड सोल्ट की तरफ। तो अब शुरू करते हैं हम हमारी सेकंड सोल्ट को, जो कि कौन है, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, जैसे हमने अभी अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा कि क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, तो उसी क्लोरीन गैस से हमारा नेक्स्ट सोल्ट तैयार हो रहा है, जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोबारा रिपीट करिए, कैल्शियम Ca
ऑक्सीओ क्लोराइड Cl2, CaOCl2। दैट मीन्स हमारे पास में जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रिपरेशन के बारे में समझते हैं। ये प्रिपेयर कैसे हुआ? देखिए, क्लोरीन गैस मिली थी हमें जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया अभी पहले सोल्ट में, तब क्लोरीन गैस मिली। ये क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाई गई है स्लेक्ड लाइम के साथ। आपने स्लेक्ड लाइम को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है। तो इस स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन उस क्लोरीन के साथ करवाई गई, और क्लोरीन के साथ जैसे ही इसकी रिएक्शन हुई तुरंत हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल गया और वाटर रिलीज हो गया। बहुत इजी सी प्रिपरेशन है इसकी प्रिपरेशन के अंदर सिर्फ उस क्लोरीन को हमने स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करवाया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसा कि ये जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है, येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है। सेकंड, अगर हम इसको हवा में एयर में ऐसे खुला छोड़ देते हैं, अगर हम हमारे ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है? कार्बोनेट तैयार करके जो क्लोरीन गैस इसने यूज करी थी उस क्लोरीन गैस को वापस हवा में प्रोड्यूस करवा देता है। मींस जिस क्लोरीन गैस की वजह से हमारा ब्लीचिंग पाउडर इतना इंपॉर्टेंट है उसी क्लोरीन गैस को ये रिलीज कर देता है। देखिए, समझने वाली बात है। बेसिकली क्या होता है, जब क्लोरीन गैस यूज हो रही है ना यहां पर, तो क्लोरीन गैस यूज होके प्रोडक्ट तैयार होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा कहा गया है जितनी ज्यादा क्लोरीन गैस यूज होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव ब्लीचिंग पाउडर तैयार होगा। मींस जितनी क्लोरीन लिबरेट होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट तैयार होगा। दैट मींस जिस क्लोरीन की वजह से हम हमारे ब्लीचिंग पाउडर को स्ट्रॉन्ग एजेंट बोल रहे थे, वही क्लोरीन गैस एयर से रिएक्ट होने पर रिलीज हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये ठंडे पानी के साथ मिक्स हो जाता है, पर मिक्स होने के बाद भी कैल्शियम के कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते, क्योंकि कैल्शियम के जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। आप लोगों ने देखा भी होगा जब चोक को आप मिक्स करते हो तो वापस बैठ जाते हैं। बैठने का मीन्स क्या है कि वो मिक्स नहीं हुए। तो कैल्शियम के कुछ कंपोनेंट मिक्स नहीं होते, पर मैक्सिमम कंपोनेंट जो हमारे होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और लास्टली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसे एसिड से रिएक्ट करवाया जाए, अगर इसे एसिड से रिएक्ट करवाए तो हमें सोल्ट मिलेगा, प्लस में वाटर मिलेगा, प्लस में क्लोरीन गैस मिलेगी। तो एसिड से रिएक्ट करवाने पर हमारे इस सोल्ट से हमें अनदर सोल्ट मिला, वाटर मिला और क्लोरीन गैस मिली। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब पहले सोल्ट की यूज पढ़े, ऐसे ही इसके भी यूज है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े वाली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरीन है, और क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज हमारे कपड़े वाली इंडस्ट्रीज में ही होता है। नेक्स्ट, पेपर इंडस्ट्री में इसे यूज करा जाता है। थर्ड, लॉन्ड्रीज, कपड़ों को वॉश करने में भी इसको यूज करा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो इसके पास ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन होने की वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और फिर लास्टली बात करें तो क्लोरोफॉर्म बनवाने के अंदर भी इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म में क्या जरूरत? क्योंकि इसके पास क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन गैस जो बेसिकली क्लोरोफॉर्म बनवाने में मदद करती ही है। ये हमने पहले यूज में भी पढ़ा, जब क्लोरीन गैस की यूज पढ़े तब भी हमने वहां पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज होता है। इस वजह से ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी क्लोरोफॉर्म बनवाने में किया जा रहा है। ये था हमारा सेकंड सोल्ट, आप इसे कवर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड सोल्ट की तरफ। अब आ गए हैं हम हमारे थर्ड सोल्ट पर, जो कि क्या है? बेकिंग सोडा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सोल्ट्स में से है, तो इसको प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। बेकिंग सोडा की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। पढ़िए दोबारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका बेसिकली केमिकल नेम है। और तो इसका केमिकल नेम क्या बनता है? NaHCO3। अब इसकी प्रिपरेशन पे ध्यान दें
तो इसकी प्रिपरेशन 2 स्टेप्स के अंदर होती है। मतलब एक स्टेप में हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, फिर उस कंपाउंड को दोबारा रिएक्शन में लाएंगे और तब हमारे पास दूसरा कंपाउंड हमारा सॉल्ट तैयार होगा। तो इसकी प्रिपरेशन का जो नेम है उसको अमोनिया सोडा प्रोसेस कहा जाता है। वैसे तो एनसीईआरटी में इसके नेम को उजागर नहीं करा गया, पर फिर भी इसका जो नेम है, जिस नेम के थ्रू हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, उसका नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, हमने अमोनिया ली, अमोनिया की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई और इसके मिक्सिंग होने की वजह से हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। यहां पर सोडियम है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी क्या मिला, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी ये मिला। अब इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की दोबारा रिएक्शन सोल्ट के साथ करवाई गई, NaCl के साथ करवाई गई। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब NaCl के साथ हुई तब मिल गया हमें हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में निकल गया अमोनियम क्लोराइड। तो जो इसकी प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में है, पर कई जगहों पर बेसिकली एक शॉर्ट प्रोसेस और बताई गई है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, ये तो बड़े अमाउंट की बात हो रही है, अगर थोड़ा सा बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2, इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, ये स्मॉल अमाउंट के लिए बताया जा रहा है, ये तो प्रोसेस लार्ज अमाउंट के लिए हो गया, पर अगर स्मॉल अमाउंट में ही हमें बनाना है, ज्यादा प्रोडक्ट हमें बनाना ही नहीं, तो हम सिर्फ इन तीनों को मिक्स करके भी ये बना सकते हैं, पर रियल प्रोसेस यही रहेगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हुआ इन 2 प्रोसेसेस की वजह से, उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी है ब्लीचिंग पाउडर की तरह। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, स्टेबल इन एयर, मींस इसको एयर से कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसा है वैसे ही रखा रहता है। बेकिंग सोडा बेसिकली आप लोग घरों में यूज करते हो तो मम्मियां डब्बियों में पैक करके रख देती है, क्या वो कभी खराब होता है? नहीं होता, वो ऐसे ही रखा रहता है। फिर अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स कर दें, बेसिकली जैसे मम्मियों ने आटा गूंदना है तो आटा गूंदने के लिए उसको वाटर में मिक्स करेंगे, तो जब वाटर में मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और कार्बोनिक एसिड, वीकर एसिड तैयार होता है। अगर हम इसे हीट कर दें, अगर हमने क्या करा, इसको हीट कर दिया, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसी वजह से जब मम्मियाँ बेकिंग पाउडर को आप लोगों के आटे में डालती है, भटूरे बनाने के लिए यूज होता है बेकिंग पाउडर आटे के अंदर, तो भटूरा कितना ज्यादा फूल जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर CO2 ज्यादा है। हीट करने की वजह से क्या हुआ, CO2 रिलीज हुई, जितनी ज्यादा CO2 उतना ही बड़ा भटूरा आपका। सेम वही बात हुई कि जब हीट करा इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तब हमें सोडियम कार्बोनेट तो मिला पर उसके साथ साथ CO2 गैस भी मिली। अब इसके यूजेस की तरफ अगर बात करें तो ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है। अभी एंटी एसिड क्या है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन से फेस कर रहे होते हो, आपको खाना पच नहीं रहा होता, तब आप लोग खाने को पचाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हो उसको एंटी एसिड बोलते हैं। तो अब बेसिकली क्या हुआ, अगर आपको खाने के अंदर बदहजमी हो रही है, आपका पेट फ्रेश नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पेट के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। उस एसिडिटी को शांत करने के लिए ही हम एंटी एसिड मींस एंटी एसिड, एसिड का विरोधी सोडियम, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं। इसको खाने पर क्या होगा, ये बेस के साथ जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट तैयार करके और हमारी जो एसिडिटी है उसे फिनिश कर देगा। नेक्स्ट अगर कहें तो ये फूड्स के अंदर और ड्रिंक्स के अंदर यूज होता है, खाने के अंदर हम लोग यूज करते ही हैं बेसिकली। और लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज होता है। अभी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कैसे यूज होता है, देखिए बेसिकली जब हमने हमारे इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को
फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करने की बात कही, तो फायर एक्सटिंग्विशन के अंदर प्रोसेस क्या होता है, आप जैसे उसके नोजल को प्लग करते हो ना, उसके अंदर हल्का सा एसिड होता है, वो एसिड इसके अंदर गिर जाता है, और इसके अंदर जैसे ही एसिड गिरता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एसिड गिर गया, एसिड गिरने की वजह से क्या होगा, हमारे पास सोल्ट तैयार होगा, वाटर तैयार होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो हमारा इस्तेमाल होता है इस सोडे का, इसका रीजन क्या है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से जो फायर का कॉन्टेक्ट है वो बंद हो जाता है और काफी हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता रहता है। तो जैसे हमने प्लग उसका खींचा तो जो एसिड उन्होंने फिट कर रखा होता है वो एसिड सीधा हमारे सोल्ट के अंदर गिरता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये वाला सोल्ट आपका थर्ड सोल्ट है, आप इसको उतार लीजिए। फिर चलते चौथे सोल्ट की तरफ। अब आ गए हम हमारे लास्ट सेकंड सोल्ट की तरफ, जो कि क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम कार्बोनेट है। अभी अभी आप लोगों ने बेकिंग सोडा के अंदर ही पढ़ा था कि हमारे पास में अमोनिया सोडा प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आया था, अभी जस्ट हमने रिसेंट सोल्ट में पढ़ा, और उसको जब हीट कर दिया था तब हमारे पास ये आ गया था सोडियम कार्बोनेट। बस इसी का ही इस्तेमाल अगले स्टेप में हुआ। सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, क्रिस्टल है ना ये। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल है। सोडियम कार्बोनेट कहाँ से मिला हमें, बेकिंग सोडा से, मतलब बेकिंग सोडा का वॉशिंग सोडा के साथ में लिंक है। तो सोडियम कार्बोनेट मिला हमें बेकिंग सोडा को हीट करके, और CO2 प्रोड्यूस हुई और वाटर प्रोड्यूस हो गया गैस की फॉर्म में। पर अब इसके अंदर हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करवाया। तो जैसे ही 10 मॉलिक्यूल को ऐड करवाया तब तैयार हुआ हमारे पास वॉशिंग सोडा। तो अब इस वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है जिसके पास में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इसका कलर अभी ट्रांसपेरेंट है, पर जैसे ही हम लोग इसको हीट कर देते हैं, हम लोगों ने जैसे ही इसे हीट कर दिया तो 9 मॉलिक्यूल्स हमारे रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होते ही एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल बचता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल वाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली इस प्रोसेस को इफ्लोरोसेंस बोला जाता है। क्या कहा जाता है, इफ्लोरोसेंस। दैट मीन्स कि ये जो हीट हो रहा है हमारा कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट, ये जो क्रिस्टल सोल्ट हमारा हीट हो रहा है, इस हीटिंग प्रोसेस को फ्लोरोसेंस नाम दिया गया। और लास्टली अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें तो ये वापस एसिड और बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर वाटर ऐड होता है तो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एसिड वीक एसिड होता है। तो जो ये सोल्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर है। लास्ट में आए तो यूजिंग के बारे में बात करें। ये क्लीनिंग एजेंट के अंदर यूज होता है। वॉशिंग सोडा से नाम से ही पता लग रहा है वॉशिंग में जो मदद कर रहा है, क्लीनिंग में जो मदद कर रहा है। सेकेंडली बात करें तो डिटर्जेंट की तरह इसको यूज करा जाता है। डिटर्जेंट का काम क्या होता है, बेसिकली जब हमारे गर्म पानी के अंदर कपड़े नहीं धुलते और ठंडे पानी में हमें कपड़े धोने होते हैं तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में मदद करता है। क्या करता है, ये डिटर्जेंट की तरह यूज करें। और डिटर्जेंट का मेन वर्क क्या होता है, वाटर की हार्डनेस। ठंडे पानी के अंदर हार्डनेस होता है काफी। आप लोग ठंडे पानी से नहाए होंगे सर्दियों में तो बाल कैसे रफ रफ हो जाते हैं, पर गर्म से नहाते तो बाल कैसे सिल्की रहते हैं। तो ये हार्डनेस है, तो इस हार्डनेस को रिमूव करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, ग्लास को, सोप को, पेपर को और मेटल्स को बेसिकली मैन्युफैक्चर करवाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड लेबोरेटरी में रीएजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा लास्ट सेकंड सोल्ट था। अब चलते हैं हमारे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्ट की तरफ, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अब आ गए हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्ट पर, जो कि क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, ये वही POP है जो बेसिकली आपके घरों में छतों पे लगाई जाती है डेकोरेशंस के लिए। तो अगर इस POP की बात करी जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है,
SO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट है और साथ में आधा मोलिक्यूल वाटर का है। ये आधा मोलिक्यूल आया कहाँ से? हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, मींस डाइहाइड्रेटेड फॉर्म का क्रिस्टल है जिप्सम, जिसके जब हम हीटिंग करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो अपने अंदर से 1/2 वाटर को रिलीज कर देता है, मींस 1.5 गुना जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज कर देता है और सिर्फ आधा मॉलिक्यूल वाटर का बच जाता है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस टेम्परेचर को 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाने दिया जाता। ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर ये 100 से ऊपर रिलीज हो जाता है तो ये हाफ मॉलिक्यूल जो वाटर का है ये भी रिलीज हो जाता है और तब जो हमारे पास पीओपी आती है वो डेड फॉर्म में होती है, मींस वो यूज नहीं हो पाती। बेसिकली वो पानी के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है और पीओपी अगर पानी से रिएक्ट करेगी नहीं तो कैसे यूज हो पाएगी। तो इसके टेम्परेचर को शार्पली 100 पर ही छोड़ा जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करें तो 2 ही प्रॉपर्टीज है, ये वाइट कलर का पाउडर है और अगर इस पीओपी को बेसिकली हम अगर वाटर में दोबारा मिक्स करवा देते हैं तो दोबारा मिक्स करने पर हमें अगेन जिप्सम कलेक्ट हो जाता है। अगर इसमें हम वाटर को डाल देते हैं तो दोबारा हमारे पास जिप्सम आ जाता है। इसके यूजेस पर बात करें तो मेडिकल साइंस के अंदर जब हड्डियाँ टूट जाती है तो जब आप फ्रैक्चर लगवाने जाते हो तो उसके अंदर भी, प्लास्टर के अंदर भी पीओपी लगाई जाती है। सेकेंड, टॉयज के फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज में, स्टैचूज में, डेकोरेटिव सब्सटेंस में उनको बनाने के लिए भी पीओपी यूज करते हैं। मूर्तियां भी पीओपी से बनती है बेसिकली। फिर सरफेस को स्मूथ करने के लिए, दीवारों के सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी पीओपी का यूज होता है। कई बार पहले जो चौक बना करते थे वो कैल्शियम ऑक्साइड के चौक बनते थे, पर अब जब से इंडस्ट्रीज थोड़ा सा मॉडिफाइड हुई है तब से पीओपी को भी मिक्स करके चौक बनाना शुरू कर दिया है। फिर फायर प्रूफ मटेरियल में भी इसको यूज करा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ये सुनार हैं, ज्वेलरी शॉप्स वाले हैं, इनके पास में एक सॉलिडिफाइड सब्सटेंस होता है, वो पीओपी की हेल्प से ही बनता है, जो कि एक हीट का एक बैड कंडक्टर है। हीट को वो अपने अंदर कंज्यूम होने ही नहीं देता। रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी पीओपी को इस्तेमाल करा जाता है उसको, उसकी बॉडी को स्ट्रोंग बनाने के लिए। और लास्टली अगर बात करूं तो एयर टाइट कंटेनर बनाने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ये हमारे पास हमारे टोटल 5 सोल्ट्स थे, जिन 5 सोल्ट से बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल बेशक देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और ये पांचों के पांचों सोल्ट ही कहीं ना कहीं अपने आप में फुली एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो आपको इन 5 सोल्ट को बहुत अच्छे से करना है अपनी एनसीईआरटी की हेल्प से। ये 5 सोल्ट आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको ये 5 सोल्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने डाउट को ड्रॉप करिए, वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू क्लास।